वेलकम टू माय चैनल। और आज जो है हम शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के जो है वो प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। इसमें हमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार से संबंधित होंगे। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न है, आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें, और पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा जो है वो है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। इसमें अलंकार बताना है और यहाँ पे 6 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 6 ऑप्शन के माध्यम से इसमें सही अलंकार की पहचान करनी है कि कौन सा अलंकार इन पंक्तियों में होगा। इसी तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उसी का यहाँ पे हमने जो है वो एक अलंकार का प्रैक्टिस सेशन किया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इन पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं। ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं, तो आइए इसका अर्थ समझते हैं। इसमें बताया गया है माला फेरत जुग भया, यानी कि माला फेरते हुए कोई व्यक्ति है, उसे माला फेरते हुए यानी कि माला के माध्यम से भगवान का नाम लेते हुए जो है वो एक युग बीत गया है, फिरा ना मन का फेर। लेकिन फिर भी जो है उसका मन का यानी कि अंदर का जो विकार है, यानी कि जलन, ईर्ष्या, द्वेष, अशांति, छल कपट जो है वो सभी उसका समाप्त नहीं हुआ है। यानी कि ये बताने का प्रयत्न किया गया है कि एक व्यक्ति है जो भगवान का नाम लेते लेते जिसको 1 साल बीत गया, या ये कह सकते हैं एक युग बीत गया है, 1 साल नहीं, एक युग बीत गया है, फिर भी उसके अंदर के जो विकार है वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, कर का अर्थात कर माने हाथ होता है, तो हाथ का मन का यानी कि हाथ की जो माला है उसको छोड़ दो, अर्थात जो बाहरी आडंबर है, दिखावा है, उसे करना छोड़ दो। यानी कि आप माला के माध्यम से भगवान का नाम बाहर से तो जप रहे हैं, परंतु अंदर से जो आपके विकार हैं वो समाप्त नहीं हो रहे हैं। तो उसको जो है वो यहाँ पे बोल रहे हैं, इस मन का यानी कि मन का की जो माला है उसे त्याग दो, और जो तुम्हारे अंदर के मन के विकार है, मन का यानी कि मन का मतलब होता है हृदय के भाव। तो यहाँ पे जो ये मन का शब्द है इसका अर्थ क्या है? हृदय के भाव। हृदय के भाव। और इस मन का शब्द का मतलब क्या है? इस मन का शब्द का मतलब है माला का दाना। माला का दाना। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो तुम बाहरी आडंबर कर रहे हो, यानी कि जो दिखावा कर रहे हो, माला के माध्यम से भगवान का नाम जप रहे हो, उसे त्याग दो या उसे छोड़ दो। और जो मन के अंदर तुम्हारे विकार हैं, उन विकारों को समाप्त करो, और जो है वो अपने हृदय के भावों को जो है वो अपनी आंतरिक शुद्धि करो, जिससे तुम्हारे जो विकार हैं वो समाप्त हो जाए। तो यहाँ पे इन पंक्तियों का अर्थ ये था। तो आइए अब देखते हैं इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन दिया गया है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जब मैंने आपको उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जनो, जानो, मनु, मानो शब्द जो है वो ज्यादातर देखने को मिलते हैं, परंतु यहाँ पे हमें कोई भी ऐसे शब्द देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं होगा। उसके बाद अगला देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया होता है। तो यहाँ पे हमें, जब हमने इन पंक्तियों को पढ़ा है या इनका अर्थ समझा है, तो हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं भी बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार भी नहीं होगा। अभी यमक अलंकार का जो ऑप्शन है उसे हम छोड़ देते हैं। उसके बाद चौथे ऑप्शन पे आते हैं, वो है हमारा मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत हमने आपको क्या बताया था? इसमें प्राकृतिक तत्व और निर्जीव चीजें जो होती है वो सजीवों की तरह व्यवहार करती है। तो यहाँ पे हमें इन पंक्तियों को पढ़ने पे कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद चौथा ऑप्शन ये हो गया हमारा। उसके बाद पांचवा ऑप्शन है एक से अधिक। तो इसमें हमें एक से अधिक अलंकार देखने को नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए इसको भी क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद अगला है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, इस ऑप्शन को भी क्रॉस कर देते हैं क्योंकि इसमें हमारा यमक अलंकार है। तो यहाँ पे हम इसे सही टिक कर देते हैं, यानी कि इसमें यमक अलंकार हमारा देखने को मिल रहा है। अब यमक अलंकार क्यों है? यमक अलंकार में मैंने आपको बताया था कि उसमें हमें जो है वो शब्द युग्म देखने को मिलता है, या तो शब्दों का जोड़ा देखने को मिलता है, और उसमें स्वरूप तो एक ही होता है परंतु उसके अर्थ जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। जब आपने कनक कनक से सौगुनी मादकता अधिकाय, ये वाला जो आपका उदाहरण है ये पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि दो एक जैसे शब्द जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, यानी शब्दों का जोड़ा हमें देखने को मिल जाता है कई बार। और कई बार अलग अलग पंक्तियों में शब्द देखने को मिल जाते हैं, उनके स्वरूप तो एक ही होते हैं परंतु उनका अर्थ जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, जो कि इसमें हमें देखने को मिल रहा है। यानी मन का और मन का शब्द जो है इनके स्वरूप तो एक जैसे हैं, परंतु इनका अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पे देखिए मन का शब्द का अर्थ माला का दाना है, और यहाँ पे जो मन का शब्द है इसका अर्थ क्या है? हृदय के भाव। तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्या होगा? यमक अलंकार होगा। आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा ये प्रश्न। इसके बाद अभी हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं।
बाद है दूसरा प्रश्न। आइए अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं ये। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो है वो है हमारा, चारु चंद्रिका की चमक चितवन को चारु करती है, अलंकार बताइए। तो ये जो पंक्ति है इसमें भी हमें अलंकार बताना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसी तरीके के प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पे पहले की तरह मैंने जो 5 ऑप्शन दिए हैं। इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने 6 ऑप्शन दिए थे आपको बताने के लिए कि कई बार जो है वो एक से अधिक का ऑप्शन जो है वो भी दे दिया जाता है। यहाँ पे लेकिन मैंने 5 ही ऑप्शन दिए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार, दूसरा है विरोधाभास अलंकार, तीसरा संदेह अलंकार, चौथा अनुप्रास अलंकार और पांचवा जो है वो इनमें से कोई नहीं। तो आइए सबसे पहले इन पंक्तियों का जो है वो अर्थ समझने का प्रयत्न करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो पहला है चारु चंद्रिका, यानी कि चारु माने होता है सुंदर। तो सुंदर चांदनी, चंद्रिका यानी कि चांदनी के लिए कहा गया है। तो सुंदर चांदनी जो है उसकी चमक जो है वो चितवन को यानी कि मन को जो है वो चारु लगती है, यानी कि मनमोहक लगती है, अर्थात अत्यधिक मन को मोहने वाली लगती है, आकर्षक लगती है। ये बताया गया, इसका अर्थ ये होगा यहाँ पे। तो इसमें इन पंक्तियों में भी आपको बताना है कौन सा अलंकार होगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं जिसमें है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार में बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, इसलिए इसमें अतिशयोक्ति अलंकार कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद अगला है हमारा विरोधाभास अलंकार। तो विरोधाभास अलंकार जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि इसमें ज्यादातर आपको जो है वो दो विपरीत बातें देखने को मिलती है। इसमें विरोध का आभास होता है परंतु विरोध होता नहीं है। तो उसके अंदर जो है वो एक गूढ़ अर्थ जो है वो छिपा हुआ होता है। तो यहाँ पे कोई भी विरोध का आभास नहीं हो रहा है। यहाँ पे सामान्य बात कही गई है कि सुंदर चांदनी जो है उसकी चमक जो है वो मन को मोह लेती है, यही कह सकते हैं मनमोहक लगती है या आकर्षक लगती है, यानी कि एक सामान्य बात कही गई है। तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद अगला है संदेह अलंकार। तो संदेह अलंकार के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है वो अंत तक जो है वो संदेह बना रहता है, यानी कि मुख है या चंद्रमा या फिर रस्सी है या सांप, यानी कि अंत तक ये डिसाइड नहीं हो पाता है कि दोनों में से ये चीज जो है वो क्या है, यानी कि रस्सी है, यानी कि ये रस्सी है या सांप है, ये इस चीज का अंत तक जो है डिसाइड नहीं हो पाता है, इसका निर्णय नहीं हो पाता है कि वो चीज क्या है, यानी कि संदेह बना रहता है इसके अंतर्गत। तो संदेह अलंकार भी इसमें देखने को नहीं मिल रहा है हमारा। तो यहाँ पे संदेह अलंकार को भी क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद अगला है अनुप्रास अलंकार, और अनुप्रास अलंकार वाला ऑप्शन अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद अगला है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जो इसे क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि जो है इसमें अनुप्रास अलंकार हमारा होगा। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का जो है वो हम जो ऑप्शन है उसमें सही टिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अनुप्रास अलंकार जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था उसमें कि उसमें जो है एक वर्ण की आवृत्ति या रिपीटेशन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें जो है वो चा वर्ण का रिपीटेशन जो है वो कई बार देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे चा चा वर्ण जो है, चारू में चा है, चंद्रिका में चा है, चमक शब्द में चा है और फिर चितवन शब्द में चा देखने को मिल रहा है और पुनः जो है वो चारू शब्द में चा देखने को मिल रहा है। और अगर देखें तो यहाँ पे का शब्द का भी रिपीटेशन 3 बार हमारा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो है क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ण की आवृत्ति जो है वो हमें कई बार देखने को मिल रही है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तो ये दूसरा प्रश्न था, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अभी तीसरा प्रश्न देखेंगे। अपना तीसरा प्रश्न जो कि हमारा ब्लैक बोर्ड पे है, फोर्टिकुलिस सम वचन तुम्हारा, इसमें कौन सा अलंकार होगा ये बताना है। तो पहले जो प्रश्न थे उन्हीं की भांति यहाँ पर भी जो है वो 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा अलंकार होगा। तो आइए सबसे पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो इसमें बताया गया कोटि, मतलब कोटि माने होता है करोड़ों और कुलिस का मतलब होता है वज्र के समान। ठीक है, वज्र, कुलिस माने होता है वज्र और सम मतलब होता है समान। वचन मतलब होता है वाणी, या ये कह सकते हैं वचन मतलब बोली। और उसके अलावा जो है वो तुम्हारा शब्द यहाँ पे दिया गया है। तो अब इसका पूरा अर्थ समझते हैं। यहाँ पे बताया गया कि तुम्हारे जो वचन है, तुम्हारे जो वचन है वो किसके समान है, समान में यहाँ पे बताया गया कोटिकुलिस यानी कि करोड़ों वज्रों के समान। जैसे वज्र कठोर होता है उसी तरीके से तुम्हारे जो वचन है वो अत्यधिक तीखे हैं, अप्रिय हैं, या फिर कह सकते हैं अपमानजनक हैं या दिल दुखाने वाले हैं कह सकते हैं। तो वो यहाँ पे बताया गया है कि तुम्हारे जो वचन है वो कैसे हैं, अत्यधिक जो है वो अप्रिय हैं या फिर जो है वो तीखे हैं या कड़वे हैं, ये कह सकते हैं। तो ये इसका अर्थ है यहाँ पे। तो उसके बाद देखते हैं इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है, जिसके अंतर्गत बात बढ़ा चढ़ा के कही जाती है। तो यहाँ कहीं भी बात बढ़ा चढ़ा के नहीं कही गई, इसलिए यहाँ पे हमारा
अतिशयोक्ति अलंकार नहीं होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा विरोधाभास अलंकार, तो उसके अंतर्गत दो विपरीत बातें हमें देखने को मिलती हैं और विरोध का आभास होता है, परंतु यहाँ कहीं भी जो है विरोध का आभास नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम इसे क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद अगला है हमारा संदेह अलंकार, तो संदेह अलंकार के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसमें अंत तक संदेह बना रहता है, यानी कि अंत तक जो है निर्णय नहीं हो पाता है कि ये चीज है या ये चीज है, अर्थात ये रस्सी है या फिर सांप है, ये अंत तक इस चीज का निर्णय नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो है वो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अंत तक संदेह बना रहता है, तो इसमें जो है ये भी संदेह अलंकार भी हमारा नहीं होगा। उसके बाद है चौथा ऑप्शन उपमा अलंकार, तो इसे अभी हम छोड़ देते हैं। उसके बाद पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं जो है इस ऑप्शन को कट कर देंगे क्योंकि इसमें उपमा अलंकार होगा और यहाँ पे हम राइट का टिक कर देंगे, यानी कि इस पंक्ति में जो है हमारा क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। क्योंकि जब मैंने आपको उपमा अलंकार पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि इसके अंतर्गत जो है वो सा से सी सम समान शब्द देखने को मिलते हैं, जो कि हमें यहाँ पे सम शब्द जो है वो देखने को मिल रहा है। इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो हमारा उपमा अलंकार होगा और यहाँ पे हमें जो है वो तुलना भी देखने को मिल रही है। अब तुलना कैसे देखने को मिल रही है, यानी कि वचन की तुलना किससे की जा रही है, मतलब कि उसके जो वचन है वो किसके समान कठोर है, तो वज्र के समान कठोर, यानी कि वचन की तुलना वज्र से की जा रही है। तो यहाँ पे हमें तुलना भी देखने को मिल रही है, इसलिए ये हमारा उपमा अलंकार के अंतर्गत रखा जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो उसके बाद अभी अपना जो भी चौथा प्रश्न है उसे देखेंगे। बाद चौथा प्रश्न देखते हैं जो कि हमारा ब्लैक बोर्ड पे है। तो सबसे पहले इसे रीड कर लेते हैं, उसके बाद जो है इसका अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार हो सकता है। इससे पहले हम 3 प्रश्न देख चुके हैं अलंकार के, हमारा ये चौथा प्रश्न है, तो आइए देखते हैं इससे। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, इसमें अलंकार बताना है। तो इसमें जो है वो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 5 ऑप्शनों में से जो भी अलंकार इसमें होगा वो बताना है। तो सबसे पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं, उनके लहर संग्रह से ली गई हैं। तो आइए इसका अर्थ देख लेते हैं पहले। तो इसमें उन्होंने जो है वो रात्रि को एक स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसके अर्थ की बात यदि करें तो उन्होंने बताया इसमें हे सखी, तो हे सखी किसे बताया गया है, रात्रि को बताया गया है। हे सखी बीती विभावरी, यानी कि रात्रि, विभावरी माने क्या होता है, विभावरी माने होता है हमारा रात्रि। तो रात्रि जो है वो क्या हो गई, बीत गई है, जाग रही अर्थात अब जाग जाओ। और उसके बाद इसमें बताया गया है अंबर पनघट, यानी कि पनघट को किसके रूप में प्रस्तुत किया गया है, अंबर को जो है वो पनघट के रूप में प्रस्तुत किया गया है, यानी कि अंबर रूपी पनघट के रूप में प्रस्तुत इसे किया गया है, यानी कि अंबर को की तुलना पनघट से की गई है। तारा घट यानी कि तारों की तुलना किससे की गई है, घड़े से की गई है, या तारा रूपी घड़ा एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं। उषा नागरी यानी कि उषा अर्थात सुबह की तुलना किससे की गई है, चतुर स्त्री से की गई है। तो यहाँ पे जो है वो चतुर स्त्री की तुलना किससे की गई है, उषा से की गई है या सुबह से की गई है। तो इसमें अलंकार बताना है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा मानवीकरण अलंकार जो है सबसे पहला ऑप्शन है हमारा। तो इसका पहले अर्थ देख लेते हैं पूरा अच्छे से। तो इसमें बताया गया हे सखी रात्रि, विभावरी का मतलब यहाँ पे क्या है, विभावरी का मतलब है यहाँ पे रात्रि। हे सखी रात्रि, या ये कह सकते हैं रात बीत चुकी है, जाग जाओ, यानी कि यहाँ पे उसे एक स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद बताया गया जिस प्रकार से नागरी, नागरी किसके लिए कहा गया है, एक चतुर स्त्री के लिए कहा गया है। तो जिस प्रकार से चतुर स्त्री जो है वो घड़े को पनघट में डुबोती है, उसी तरीके से उषा अर्थात सुबह जो है वो तारों को अंबर में डुबो रही है। तो उषा किस प्रकार से तारों को अंबर में डुबोएगी, उषा अर्थात सुबह जब होती है तो क्या होता है, तारे लुप्त हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, अंबर में डूब जाते हैं यानी कि कहीं खो जाते हैं, एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि सुबह होने पे तारे लुप्त हो जाते हैं और पुनः रात्रि आने पर फिर वो तारे जो है वो जागृत हो जाते हैं या फिर वो दिखने लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो उषा है, जैसी वह उषा हो रही है, सुबह हो रही है, वैसी उषा जो है वो क्या कर रही है, तारों को क्या कर रही है, अंबर में अर्थात अंबर रूपी पनघट में, जैसे स्त्री जो है वो पनघट में घड़े को डुबो रही है, वैसे जो है वो सुबह जो है क्या कर रही है, तारों को अंबर में डुबो दे रही है। तो यहाँ पे इन पंक्तियों का अर्थ ये है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हमारा मानवीकरण अलंकार जो है ऑप्शन में है, तो देखते हैं कि इसमें मानवीकरण अलंकार होगा या नहीं। मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इसमें
जो निर्जीव चीजें होती हैं या फिर प्राकृतिक तत्व होते हैं, वो सजीवों की तरह व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे जो है रात्रि को जो है वो क्या किया गया है, एक स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है, अर्थात वह सजीवों की तरह व्यवहार कर रही है। अब सजीवों की तरह व्यवहार कैसे कर रही है? जैसे मनुष्य या फिर हम ये कह सकते हैं सजीव जो होते हैं वो सोते हैं और फिर पुनः जगते हैं, तो उसी तरीके से रात्रि भी क्या कर रही है, रात समाप्त होने के उपरांत जो है वो जाग रही है। तो यहाँ पे रात्रि को जो है वो एक स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है, अर्थात एक सजीव के रूप में प्रस्तुत किया गया है, या फिर ये कह सकते हैं कि रात्रि जो है वो सजीव की तरह व्यवहार कर रही है। और उसके अलावा जो है वो अंबर जो है वो हमारा प्राकृतिक तत्व है, तारे जो है वो हमारा प्राकृतिक तत्व है, उषा जो है वो हमारा प्राकृतिक तत्व है। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, ये भी जो है वो सजीवों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जिस प्रकार से सजीव जो है वो पानी का जो घड़ा होता है उसको पनघट में डुबो करके पानी जो है उसको प्राप्त करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो सुबह है वो भी सजीवों की तरह व्यवहार कर रही है और वह भी जो है वो तारों को जो है वो अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। तो यहाँ पे एक तरीके से हम देख सकते हैं, एक तरीके से क्या यहाँ पे इन पंक्तियों के अंदर अंतर्गत जो है वो हमारा मानवीकरण अलंकार होगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हम राइट टिक कर देते हैं। उसके बाद है भ्रांतिमान अलंकार। तो भ्रांतिमान अलंकार के अंतर्गत जो है वो हमें भ्रम देखने को मिलता है। तो इन पंक्तियों को पढ़ने पे कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि कहीं पर भी हमें किसी भी चीज का भ्रम जो है वो देखने को मिल रहा हो, और ना ही इसमें भ्रम भ्रांति जैसे शब्द देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार जो है वो आपका नहीं होगा। उसके बाद अगला है हमारा रूपक अलंकार। तो जब मैंने आपको रूपक अलंकार पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि रूपक अलंकार के अंतर्गत उपमेय और उपमान की एक रूपता देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। यानी कि अंबर को जो है वो पनघट बता दिया गया है, और तारे को जो है वो घड़ा बता दिया गया है, और उषा को क्या बता दिया गया है, चतुर स्त्री बता दिया गया। यानी कि अंबर रूपी पनघट, ठीक है। यानी कि अंबर, और जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, तो उसमें बताया था मैं तो चंद्र खिलौना ल्या हूँ, यानी कि चंद्रमा को ही खिलौना बता दिया गया था। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है क्या किया गया है, अंबर रूपी पनघट, यानी कि अंबर को ही जो है वो पनघट से के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसी तरीके से तारा घट, यानी कि तारों को जो है वो घड़े के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उषा नागरी, यानी कि उषा को जो है अर्थात सुबह को जो है चतुर स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इन पंक्तियों में रूपक अलंकार भी हमारा होगा। तो यहाँ पे ये रूपक अलंकार को भी राइट टिक कर देते हैं। उसके बाद अगला है विभावना अलंकार। तो विभावना अलंकार के अंतर्गत मैंने आपको बताया था, इसमें जो है वो कारण अनुपस्थित होते हुए भी कार्य जो है वो पूर्ण हो जाता है। परंतु यहाँ पर इन पंक्तियों को पढ़ने पे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई कारण है और जो कि अनुपस्थित है और वह यहाँ पे कार्य पूर्ण हो रहा है, और न ही हमें इसमें जो है वो बिनु शब्द देखने को मिल रहा है। तो इसमें विभावना अलंकार नहीं होगा, इसलिए हम इसे क्रॉस टिक कर देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा पांचवा ऑप्शन, एक से अधिक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार भी है और रूपक अलंकार भी है। तो यहाँ पे इनको हम क्लियर कर देते हैं पूरा यहाँ पे, ठीक है। क्लीन करने के बाद यहाँ इस ऑप्शन को हम राइट टिक करेंगे, क्योंकि इसमें एक से अधिक अलंकार है। क्योंकि पहला अलंकार इसमें मानवीकरण अलंकार है और दूसरा अलंकार क्या है, रूपक अलंकार है। इसलिए जो है हमारा पांचवा ऑप्शन इसमें सही होगा। आई होप आपको ये जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए इसके बाद देखते हैं ब्लैक बोर्ड पे अपना पांचवा प्रश्न, जो कि हमारा अलंकारों से संबंधित है। इससे पहले हम अपने 4 प्रश्नों को कर चुके हैं और ये अलंकारों का हमारा प्रैक्टिस सेशन है। तो इसमें आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न को रीड कर लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है और इन पंक्तियों का क्या अर्थ है। उसके बाद जो है वो हम जितने भी ऑप्शन है उनकी ओर चलेंगे। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार से है हमारी। सागर के उर पर नाच करती हैं लहरें मधुर गान। इसमें अलंकार बताना है। तो पहले प्रश्नों की भांति ही इसमें भी 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से आपको अलंकार बताना है। आइए इसका पहले अर्थ समझ लेते हैं। तो इसमें बताया गया कि सागर के उर पर, यानी कि सागर की छाती पर। उर मतलब क्या है, यहाँ पे छाती है। तो उर मतलब यहाँ पे क्या है, छाती है। सागर की छाती पर नाच करती हैं लहरें मधुर गान, और मधुर गीत गाती हैं। यहाँ पे बताया गया कि लहरें जो है वो क्या करती हैं, सागर की छाती पर नाच करती हुई दिखाई गई है, और बताया गया कि वो मधुर गीत गाती हैं, यानी कि मीठे मीठे गीत गा रही हैं। तो आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं इसके बाद। तो पहला ऑप्शन है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है वो बातें
बढ़ा चढ़ा के कही गई होती है। तो ऊपर की पंक्तियों को पढ़ने पे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी बात जो है वो बढ़ा चढ़ा के कही गई है। तो ये जो ऑप्शन होगा वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम इसे क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं, जो कि है हमारा रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इसमें उपमेय और उपमान की एकरूपता देखने को मिलती है हमें। तो यहाँ पे ऊपर की पंक्तियों में कहीं भी हमें जो है वो उपमेय और उपमान की एकरूपता देखने को नहीं मिल रही है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा रूपक अलंकार भी नहीं होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार ऑप्शन को भी हम छोड़ देते हैं, बाकी जितने भी ऑप्शन है उनको देख लेते हैं पहले। उसके बाद है हमारा विशेषोक्ति अलंकार, जो कि चौथा ऑप्शन है। तो विशेषोक्ति अलंकार के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इसमें कारण जो है वो उपस्थित होता है, परंतु कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जो है वो कारण उपस्थित हो और कार्य पूर्ण ना हो पाए, इस तरीके का कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है इन पंक्तियों में, तो फिर हमारे यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार भी नहीं होगा। उसके बाद है इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं, इस ऑप्शन को भी हम जो है वो क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो हमारा मानवीकरण अलंकार होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इसमें जो है वो मानवीकरण अलंकार होगा। तो यहाँ पे जब मैंने आपको मानवीकरण अलंकार पढ़ाया था, तो बताया था कि इसमें जो है जितने भी प्राकृतिक तत्व होते हैं या फिर निर्जीव चीजें होती हैं, वो मानवीय व्यवहार करते हुए दिखाई देती हैं, या ये कह सकते हैं कि मानवीय क्रियाओं को करते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ पे लहरें जो है वो क्या है हमारी, लहरें हमारी प्राकृतिक तत्व हैं। लहरें हमारी क्या है, प्राकृतिक तत्व हैं, जो कि मानवीय व्यवहार कर रही है। किस प्रकार से मानवीय व्यवहार कर रही है, यहाँ पे बताया गया कि सागर के उर पर नाच करती हैं लहरें और मधुर गान गाती है, यानी कि सागर के उर पर क्या कर रही है, मनुष्यों की तरह नाच कर रही है। जैसे मनुष्य जो है वो नाचता है, गाता है, उसी भांति जो है वो भी क्या कर रही है, नाच गा रही है और मधुर मधुर गीत को गा रही है। तो यहाँ पे वो क्या कर रही है, मनुष्यों की भांति जो है व्यवहार कर रही है। कौन, यानी कि लहरें, अर्थात प्राकृतिक तत्व जो है वो मनुष्यों की भांति व्यवहार कर रही है या मनुष्यों की तरह क्रिया करती हुई दिखाई गई है। इसलिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। तो इसमें ये ऑप्शन हमारा सही होगा, जो कि हमारा पांचवा प्रश्न था। इसके बाद देखेंगे अपना छठा। तो ये है हमारा छठा प्रश्न, जो कि ब्लैक बोर्ड पे है। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसे रीड कर लेते हैं और इसका अर्थ समझ लेते हैं। उसके बाद जो है फिर देखेंगे इसके अंतर्गत कौन सा अलंकार होगा। तो चिर जीवो जोरी जुरै क्यों न सनहि गंभीर, को घट ये वृषभानुजा वे हवधर के वीर। इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत देखते हैं कि इन पंक्तियों का अर्थ क्या है। इसमें श्री कृष्ण और राधा के बारे में बताया गया है। तो चिर जीवो का मतलब है, चिर यानी कि अनंत काल तक, जीवो यानी कि जीवित रहे, जोरी यानी कि जोड़ी, जुड़ा यानी कि जुड़ी रहे, यानी कि राधा और श्री कृष्ण की जो जोड़ी है वो अनंत काल तक जुड़ी रहे। क्यों ना स्नेह गंभीर, उन दोनों के मध्य स्नेह यानी कि प्रेम गंभीर क्यों ना हो, यानी कि गाढ़ा क्यों ना हो, या ये कह सकते हैं कि गहरा क्यों ना हो। उन दोनों के मध्य जो है वो जो प्रेम है वो अत्यधिक गहरा क्यों ना हो। उसके बाद बताया गया है को घटी, यानी कि कोई भी जो है वो दोनों में से कम नहीं है। को घटी का मतलब क्या है, कि दोनों में से कोई भी कम नहीं है। ये वृष भानुजा, अब ये वृष भानुजा का मतलब यहाँ पे है, ये जो है वो वृषभानु की पुत्री है। वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा। तो यहाँ पे जो है ये वृषभानुजा का मतलब है, ये जो है वो वृषभानु की पुत्री यानी कि राधा है। वे हलधर के वीर हैं, और वे जो है वो हलधर यानी कि बलराम के वीर हैं। वीर यानी कि भाई। अब वे हलधर के वीर हैं, तो कौन हलधर के वीर हैं, श्री कृष्ण। तो ये जो है इन पंक्तियों का पहला अर्थ था। एक बार और देख लेते हैं कि श्री कृष्ण और राधा की जो जोड़ी है वो अनंत काल तक जीवित रहे, और उन दोनों के मध्य जो प्रेम है वो क्यों अत्यधिक गहरा न हो, या उन दोनों के जो मध्य प्रेम है अत्यधिक गहरा क्यों ना हो। को घटी यानी कि दोनों में से कोई भी कम नहीं है। ये वृषभानुजा यानी कि ये जो है वो वृषभानु की पुत्री है अर्थात राधा है। वे हरधर के वीर यानी कि बलराम के भाई हैं, यानी कि श्री कृष्ण है। तो ये जो है इन पंक्तियों का पहला अर्थ है। अब इसे श्लेषार्थ के रूप में देखते हैं कि इन पंक्तियों का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे दूसरे जो अर्थ है वो इस प्रकार से है कुछ, कि दोनों की जो जोड़ी है वो जीवित रहे, या दोनों की जो जोड़ी है वो अनंत काल तक जीवित रहे। उन दोनों के मध्य जो है वो स्नेह क्यों ना गहरा हो, और दोनों में से कोई भी कम नहीं। को घट यानी कि दोनों में से कोई भी कम नहीं है। ये वृषभानुजा। अब यहाँ पे वृषभानुजा का मतलब, यहाँ पे जो है वो वृषभ की अनुजा, यानी कि वृषभ यानी कि बैल की छोटी बहन। तो बैल की छोटी बहन कौन होती है, गाय। यानी कि यहाँ पे
वृषभानुजा का जो दूसरा अर्थ है वो गाय है। उसके बाद अगला है आगे, वे हलधर के वीर, और वे जो है वो हलधर के वीर हैं, यानी कि वो जो है वो हलधर के भाई हैं। तो यहाँ पे हलधर का दूसरा अर्थ क्या है? बैल। हल को धारण करने वाला कौन होता है? बैल। तो यहाँ पे हलधर का दूसरा अर्थ है बैल। तो श्लेषार्थ में इन पंक्तियों का ये अर्थ था। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा अलंकार इन पंक्तियों में होगा। सबसे पहला है संदेह अलंकार। तो संदेह अलंकार जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत हमें जो है वो संशय, शंका देखने को मिलती है, और अंत तक ये जो है वो निर्णय नहीं हो पाता है कि वास्तविकता में वो चीज थी क्या। यानी कि जैसे रस्सी है या सांप, तो अंत तक जो है वो संशय जो है वो बना रहता है। इसमें जो है वो हमें संदेह या फिर संशय या फिर शंका जो है वो अंत तक बनी रहती है, और अंत तक वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाता है। इसी तरीके से संदेह अलंकार जब यहाँ पे चर्चा हो ही रही है, तो हम भ्रांतिमान अलंकार भी देख लेते हैं कि भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में दोनों में अंतर क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि संदेह अलंकार के अंतर्गत अंत तक जो है वो ये निर्णय नहीं हो पाता कि वास्तविकता में वह चीज क्या है। लेकिन भ्रांतिमान अलंकार के अंतर्गत जो है वो गलतफहमी होती है। गलतफहमी का अर्थ यहाँ पे ये है कि भ्रांतिमान अलंकार में हम किसी चीज को कुछ और समझ लेते हैं, और अंत में जो वो गलतफहमी होती है वो हमारी क्लियर हो जाती है। ये कह सकते हैं कि गलतफहमी जो है वो दूर हो जाती है। और जो भ्रांतिमान अलंकार है उसमें हमें गलतफहमी होती है, और संदेह अलंकार में अंत तक जो है वो हमारा संशय, जो हमारी शंका होती है, वो अंत तक बनी रहती है। तो यहाँ पे था संदेह अलंकार। उसके बाद देखते हैं विरोधाभास अलंकार। तो उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इसमें दो विपरीत बातें कही गई होती है, जो कि ऊपर की पंक्तियों में हमें कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। तो इसके अंतर्गत संदेह अलंकार तो नहीं होगा, उसके अलावा हमारा विरोधाभास अलंकार भी नहीं होगा। उसके बाद अगला है भ्रांतिमान अलंकार। तो भ्रांतिमान अलंकार के अंतर्गत हमें गलतफहमी देखने को मिलती है, जो कि हमें इन पंक्तियों में कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। और भ्रांतिमान अलंकार की एक अच्छी पहचान होती है कि इसके अंतर्गत हमें भ्रम या भ्रांति जैसे शब्द भी देखने को मिल जाते हैं कई बार, परंतु यहाँ पे वो भी हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार भी नहीं होगा। उसके बाद अगला है श्लेष अलंकार। इस ऑप्शन को अभी हम छोड़ देते हैं और पांचवें ऑप्शन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन को भी हम जो है वो कट कर देंगे, क्योंकि इनमें जो है वो इन पंक्तियों में हमारा श्लेष अलंकार है। तो श्लेष अलंकार के अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया था कि श्लेष अलंकार के अंतर्गत हमें एक शब्द के अनेक अर्थ देखने को मिलते हैं। तो अब किस प्रकार से यहाँ पे हमें अनेक अर्थ देखने को मिलते हैं, आइए देखते हैं इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार क्यों है। जो ऊपर की पंक्तियां हैं उनका जो अर्थ जो है वो सेम है, बस यहाँ पे देखिए जो वृषभानुजा शब्द है इसके दो अर्थ हैं, यानी कि एक से अधिक अर्थ हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो वृषभानुजा शब्द जो है सबसे पहला अर्थ इसका है वृषभानुजा का राधा जी, और दूसरा अर्थ जो है वो गाय के रूप में यहाँ पे दिया गया, यानी कि एक शब्द के दो अर्थ यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वृषभानुजा शब्द की। इसी तरीके से हलधर शब्द के भी हमें यहाँ दो अर्थ देखने को मिल रहे हैं। हलधर का पहला अर्थ जो है वो बलराम के रूप में देखने को मिल रहा है, और दूसरे अर्थ की यदि बात करें तो उसमें हमें यहाँ पे बैल के रूप में दूसरा अर्थ देखने को मिल रहा है। यानी कि हमें हलधर के दो अर्थ मिल रहे हैं, बैल और बलराम, और यहाँ पे वृषभानुजा के भी हमें दो अर्थ देखने को मिल रहे हैं, पहला राधा और दूसरा जो है वो गाय। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि श्लेष अलंकार के अंतर्गत हमें एक शब्द के अनेक अर्थ देखने को मिलते हैं या एक से अधिक अर्थ देखने को मिलते हैं, इसलिए इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार होगा। आई होप ये प्रश्न जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद देखेंगे आगे के प्रश्न। तो आइए देखते हैं इसके बाद सातवां प्रश्न, जो कि हमारा ब्लैक बोर्ड पे है। सबसे पहले इसे रीड कर लेते हैं और इसका अर्थ समझते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो नदियां इठलाती बलखाती सी बहती हैं, इसमें अलंकार बताना है। तो सबसे पहले जो है इसका अर्थ समझ लेते हैं। इसमें जो बताया गया कि नदियां जो है वो इठलाती सी और बलखाती सी बहती हैं। तो इठलाना और बलखाना क्या है? जैसे कि इठलाने का अर्थ यहाँ पे है हमारा कि अदाएं दिखाते हुए, और बलखाने का अर्थ है लहराती हुई सी बहती है। ठीक है, जिस तरीके से एक स्त्री जो है वो इठलाती हुई सी अर्थात नखरे दिखाती हुई सी, अदाएं दिखाती हुई सी और लहराती हुई सी चलती है, उसी तरीके से यहाँ पे नदियां भी जो है वो इठलाती और बलखाती अर्थात अदाएं दिखाती हुई, और ये कह सकते हैं कि नखरे दिखाती हुई, या ये कह सकते हैं कि लहराती हुई सी बहती हैं। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा अलंकार होगा। सबसे पहला है अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इसमें बातों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया होता है, या ये कह सकते हैं
की बातों को बढ़ा चढ़ा के बताया गया होता है। तो यहाँ पे इन पंक्तियों में कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बातों को कहीं भी बढ़ा चढ़ा के बताया गया हो। तो ये इसके अंतर्गत जो है वो हमारा अतिशयोक्ति अलंकार नहीं होगा, इसलिए इस ऑप्शन को हम क्रॉस कर देंगे। अगला ऑप्शन है विरोधाभास अलंकार। तो विरोधाभास अलंकार के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इसमें दो विपरीत बातें कही गई होती हैं और पंक्तियों को पढ़ने पे विरोध का जैसा आभास होता है। तो परंतु यहाँ पर कोई भी विपरीत बातें नहीं कही गई हैं, तो इसके अंतर्गत जो है वो हमारा विरोधाभास अलंकार भी नहीं होगा। उसके बाद अगला है हमारा रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार के अंतर्गत बेसिकली मैंने आपको बताया था कि इसमें उपमेय और उपमान जो है वो उनकी एक रूपता देखने को मिलती है, दोनों एक ही में समाहित हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जहाँ पे उपमेय और उपमान जो है वो एक दूसरे में समाहित होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये जो है वो हमारा रूपक अलंकार भी नहीं होगा, इस ऑप्शन को भी हम क्रॉस कर देंगे। उसके बाद चौथा ऑप्शन है मानवीकरण अलंकार। तो इस ऑप्शन को भी हम छोड़ देते हैं। उसके बाद पांचवें ऑप्शन की ओर चलते हैं, जो कि है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन को भी हम जो है वो क्रॉस कर देंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत मानवीकरण अलंकार होगा। मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जो प्राकृतिक तत्व होते हैं और निर्जीव चीजें होती हैं वो मानवीय व्यवहार करती हुई दिखाई जाती हैं, और या फिर जो है वो मानवीय क्रियाएं करती हुई बताई जाती हैं। तो यहाँ पे जो नदियां हैं वो क्या कर रही हैं, नदियां क्या है, प्राकृतिक तत्व हैं, और ये प्राकृतिक तत्व क्या कर रही हैं, ये मनुष्यों की तरह जो है वो इठलाती बलखाती सी, अर्थात नखरे दिखाती हुई और जो है वो लहराती हुई, जैसे एक स्त्री चलती है उसी तरीके से यहाँ पे नदी भी जो है वो मनुष्य की भांति जो है वो नखरे दिखाती हुई, अदाएं दिखाती हुई और लहराती हुई सी बहती है। यानी कि जो है वो नदी जो है वो यहाँ पे मानवीय क्रियाएं करती हुई प्रदर्शित की गई है, या ये कह सकते हैं कि मानवीय क्रियाएं करती हुई बताई गई है। तो इसके अंतर्गत हमारा क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। तो ये था हमारा सातवां प्रश्न। इसके बाद अभी हम आठवां प्रश्न देखेंगे। तो इसके बाद आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आइए इसके बाद अपना आठवां प्रश्न देखते हैं, जो कि हमारा ब्लैक बोर्ड पे है। तो सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं और उसके बाद इसका अर्थ समझते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन सा अलंकार होगा। तो पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसके अंतर्गत अलंकार बताना है। तो सबसे पहले जो है इसका अर्थ समझेंगे। तो इसके अंतर्गत जो है वो श्री कृष्ण और सुदामा जी का जो है वर्णन है। सुदामा जी जब श्री कृष्ण से मिलने उनके महल में जाते हैं, तो वहां पर जो है जब श्री कृष्ण जी के द्वारा उनके पैर धुले जाते हैं, तो उसी समय का जो है वो वर्णन इसके अंतर्गत है। तो आइए देखते हैं पंक्तियां क्या कह रही हैं, उसका अर्थ समझने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, यानी कि श्री कृष्ण जी जब जो है वो सुदामा जी के पैर धुल रहे होते हैं, तो वो परात में जो पानी होता है उसको हाथ से नहीं छूते हैं, और नैनन के जल सो पग धो, यानी कि अपने आंसू से ही जो है वो उनके पैरों को धो देते हैं। यहाँ पे उनके पैरों की जो दशा है उतनी इतनी जो है वो दीनहीन होती है कि उनके जो आंसू होते हैं वो इतने ज्यादा निकलने लगते हैं कि जिससे कि उनके पैर धुल जाते हैं। यहाँ पे एक प्रकार की अतिशयोक्ति हमें देखने को मिल रही है, यानी कि नैनो का जो जल है वो इतना अधिक था कि उन्हें जो है वो परात में जो पानी था, जो कि उनके पैरों को धुलने के लिए लाया गया था, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो एक प्रकार की अतिशयोक्ति देखने को मिल रही है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, यानी कि उन्होंने जो है वो जो परात का पानी था उसको हाथ से छुआ भी नहीं, और नैनो के जल से, यानी कि अपने आंसुओं से जो है उनके पैरों को जो है वो धो दिया, यहाँ पे ये बताया गया है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हमारा अतिशयोक्ति का ही है, तो इसे भी यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। उसके बाद देखते हैं इसमें जो अन्य ऑप्शन है उसमें से कोई ऑप्शन और भी तो नहीं है, या इसके अंतर्गत जो है वो कोई और अलंकार तो नहीं है, ये भी देख लेते हैं। तो विरोधाभास अलंकार के अंतर्गत दो विपरीत बातें कही गई थी, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि विरोधाभास के अंतर्गत दो विपरीत बातों को बताया जाता है, या फिर विरोध का आभास होता है, जो कि ऊपर की पंक्तियों में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद जो है वो रूपक अलंकार है। तो रूपक अलंकार के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है वो उपमेय और उपमान की एक रूपता देखने को मिलती है। तो यहाँ पे उपमेय और उपमान की भी एक रूपता हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो इसलिए इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं। और तीसरा ऑप्शन है हमारा मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत जो है वो निर्जीव चीजें और प्राकृतिक तत्व मानवीय व्यवहार करते हुए दिखाए जाते हैं, जो कि हमें ऊपर कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इसे भी हम क्रॉस कर देंगे। और उसके बाद जो है इनमें से कोई नहीं, इस ऑप्शन को भी हम क्रॉस कर देंगे।
क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि इसके अंतर्गत जो है वो हमें एक प्रकार की अतिशयोक्ति देखने को मिल रही है। अब अतिशयोक्ति क्या है कि यहाँ पे बताया गया है कि उनके जो नैन का जल था, यानी कि अर्थात जो उनके आंसू थे वो इतने अधिक थे जिससे कि उनका जो है वो जो पैर थे वो धुल गए, या ये कह सकते हैं उन्होंने अपने नैनों के जल से ही जो है उनके पग अर्थात पैरों को धो दिया। नैनो का जल यहाँ पे जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? आंसू। नैनो के जल को यहाँ पे का अर्थ आंसू से है। सो पग धोए, पग का अर्थ पैर है और धोए का अर्थ है धोना, यानी कि उन्होंने अपने आंसुओं से ही उनके पैर जो है वो धो दिए। यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, यानी कि उनकी आंसुओं की जो मात्रा थी वो बहुत अधिक थी, इसलिए उन्हें जो है वो परात का जो पानी था उसे छूने की आवश्यकता ही नहीं हुई, या ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने आंसुओं से ही उनके पैरों को धो दिया। तो यहाँ पे जो है वो अतिशयोक्ति देखने को मिल रही है, यानी कि बात को जो है वो बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, या ये कह सकते हैं कि बात को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। तो इसके अंतर्गत हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद नवा प्रश्न देखेंगे जो कि हमारा इसी वीडियो में होगा और अलंकार से ही संबंधित होगा। तो आइए देखते हैं, ये है हमारा नवा प्रश्न जो कि ब्लैक बोर्ड पे है। सबसे पहले उसे रीड कर लेते हैं, उसके बाद उसका अर्थ समझते हैं और उसके बाद देखेंगे कि उसके अंतर्गत जो है वो हमारा कौन सा अलंकार होगा। तो आइए देखते हैं इसे। बिल विचार कर नाग शुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आप। इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है और 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो भी अलंकार होगा अभी हम आगे देखेंगे। पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि बिल विचार कर नाग शुंड में घुसने लगा विषैला सांप। तो इसके अंतर्गत जो है वो हमें जो है 2 लोगों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो सांप के विषय में बताया गया है और दूसरा बताया गया है हाथी के विषय में। तो सांप के विषय में देखिए क्या बताया गया है इसमें। इसमें ये बताया गया है कि जो सांप है वो हाथी की सूंड को जो है वो बिल समझ करके उसमें घुसना प्रारंभ कर देता है, अर्थात उसे जो है वो गलतफहमी हो जाती है और वो हाथी की सूंड को बिल समझ के उसमें घुसना प्रारंभ कर देता है। और यहाँ पे जो गज है यानी कि हाथी है वो उसको भी गलतफहमी हो जाती है और वो सांप को काला गन्ना समझ लेता है, यानी कि यहाँ पे दोनों को ही जो है वो गलतफहमी हो रही है, या ये कह सकते हैं कि भ्रांति हो रही है। तो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको हम देख लेंगे। तो पहला ऑप्शन है हमारा दृष्टांत अलंकार। तो दृष्टांत अलंकार के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है वो किसी भी बात को समझाने के लिए या सिद्ध करने के लिए उसको दूसरी बात जो है वो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती है। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो यहाँ पे जो है एक बात को सिद्ध करने के लिए, एक बात को समझाने के लिए दूसरी बात को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि दूसरी पंक्ति में उदाहरण के रूप में दूसरी बात को प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे जो है वो ऊपर की पंक्तियों को पढ़ने पे कहीं भी नहीं लग रहा है कि इसके अंतर्गत हमारा दृष्टांत अलंकार होगा, तो इसे हम जो है वो क्रॉस कर देंगे। उसके बाद अगला है हमारा विरोधाभास अलंकार। तो विरोधाभास अलंकार के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत 2 विपरीत बातें कही गई होती हैं और जब हम जो भी पंक्तियां दी गई होती है उन्हें पढ़ते हैं तो उसमें एक विरोध का आभास जैसा होता है, जो कि हमें ऊपर की पंक्तियों में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा विरोधाभास अलंकार भी नहीं होगा। उसके बाद है भ्रांतिमान अलंकार। तो भ्रांतिमान अलंकार वाला ऑप्शन अभी हम छोड़ देंगे और दूसरा ऑप्शन देखेंगे, यानी कि जो कि हमारा चौथा ऑप्शन है वो है हमारा मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इसमें जो प्राकृतिक तत्व और निर्जीव चीजें होती हैं वो सजीवों की तरह व्यवहार करती हैं, या ये कह सकते हैं कि मानवीय क्रियाएं करती हैं या मानवीय व्यवहार करती हैं। तो ऊपर की पंक्तियों में कहीं भी जो है हमें मानवीय व्यवहार देखने को नहीं मिल रहा है प्राकृतिक तत्व या निर्जीव चीजों के द्वारा, तो यहाँ पे इसे भी हम क्रॉस कर देंगे। उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन को भी हम क्रॉस कर देंगे और जो हमारा भ्रांतिमान अलंकार है ये इसके अंतर्गत होगा और इस ऑप्शन को हम राइट टिक करेंगे। तो अब इसके अंतर्गत भ्रांतिमान अलंकार कैसे होगा उसे हम देखेंगे। तो भ्रांतिमान अलंकार के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इसमें भ्रम, भ्रांति जैसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं, ज्यादातर देखने को मिलते हैं, हमेशा देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे भ्रम, भ्रांति जैसे शब्द तो हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो फिर हम समझे कैसे कि इसके अंतर्गत भ्रांतिमान अलंकार है। तो भ्रांतिमान अलंकार में मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि इसके अंतर्गत हमें गलतफहमी देखने को मिलती है। तो अब किस प्रकार से इन पंक्तियों में गलतफहमी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे जो सांप है उसे गलतफहमी हो जाती है, वो हाथी की सूंड को क्या समझ लेता है,
बिल समझ लेता है और उसमें घुसना प्रारंभ कर देता है। और उसी तरीके से हाथी को भी गलतफहमी हो रही है। हाथी को क्या गलतफहमी हो रही है? वो सांप को जो है वो क्या समझ रहा है? काला गन्ना समझ रहा है और उसे उठाना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पे दोनों को गलतफहमी हो रही है, इसलिए इसके अंतर्गत हमारा भ्रांतिमान अलंकार होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं 10वां प्रश्न जो कि हमारा ब्लैक बोर्ड पे है। यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उसकी कुछ समझ नहीं आया। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में अलंकार बताना है। तो सबसे पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। इसमें बताया गया है यह काया यानी कि शरीर है या फिर उसकी परछाई है। वो जो है वो अंत तक जो है वो निर्णय नहीं कर पा रहा है। कोई भी व्यक्ति है जो किसी शरीर को देखकर या किसी भी व्यक्ति के शरीर को देख करके ये अंत तक निर्णय नहीं कर पा रहा है कि वो काया है यानी कि वो उसका शरीर है या फिर परछाई है। तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत कौन सा अलंकार होगा। क्षण भर उसकी कुछ समझ नहीं आया यानी कि वो क्षण भर जो है वो उसको कुछ समझ में नहीं आया कि वो शरीर है या फिर परछाई है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है हमारा दृष्टांत अलंकार। तो दृष्टांत अलंकार के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है वो कोई भी बात जो होती है वो उदाहरण के माध्यम से समझाई जाती है। यानी कि ऊपर कुछ कोई बात कही गई होती है, प्रचलित बात कही गई होती है और वो नीचे जो है वो दूसरी पंक्ति में उसे उदाहरण के माध्यम से समझाया गया होता है। यहाँ पर लेकिन ऐसा देखने में कुछ भी नहीं लग रहा है कि यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से किसी चीज़ को समझाया गया हो। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था उसमें, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस तरीके से जो इस तरीके के उदाहरण होते हैं वो हमारे दृष्टांत अलंकार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे दृष्टांत अलंकार जो है इन पंक्तियों में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसे हम क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद है विरोधाभास अलंकार। तो विरोधाभास अलंकार में विपरीत बातें कही गई होती हैं, दो अपोजिट बातें कही गई होती हैं जो कि ऊपर की पंक्तियों में कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार को भी हम क्रॉस कर देंगे। उसके बाद अगला है संदेह अलंकार। तो संदेह अलंकार जो है इस ऑप्शन को हम छोड़ देंगे और उसके बाद अगले ऑप्शन की ओर चलेंगे जो कि है हमारा मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ पे जो है वो प्राकृतिक तत्व और निर्जीव चीजों के द्वारा कोई भी मानवीय क्रियाएं की गई हो, ऐसा इन पंक्तियों को पढ़ने पे कहीं भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे जो है वो मानवीकरण अलंकार भी नहीं होगा। उसके बाद अगला है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन को हम क्रॉस करेंगे और संदेह अलंकार को जो है वो राइट टिक करेंगे। तो इसके अंतर्गत संदेह अलंकार कैसे होगा? जब मैंने आपको भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार पढ़ाया था तो उन दोनों के बीच में अंतर भी बताया था कि संदेह अलंकार में जो अंत तक संदेह बना रहता है, यानी कि जैसे कि मुख है या चंद्रमा या फिर रस्सी है या सांप, यानी कि अंत तक यह निर्णय नहीं हो पाता है कि वास्तविकता में वो क्या चीज है। यानी कि संदेह या संशय जो होता है या शंका जो होती है वो अंत तक बनी रहती है इसमें। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, यह काया है या शेष उसी की छाया, यानी कि ये शरीर है या फिर उसकी परछाई है। अंत तक जो है वो यहाँ पर संदेह जो है वो बना हुआ है, यानी कि अंत तक यह निर्णय नहीं हो पाता है कि वास्तविकता में ये चीज है क्या। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है इस उदाहरण में। तो इसके अंतर्गत इसीलिए संदेह अलंकार होगा। और भ्रांतिमान अलंकार के अंतर्गत भ्रमवश या भूलवश जो है या गलतफहमीवश हम किसी और चीज को कुछ और समझ लेते हैं, यानी कि रस्सी को सांप समझ लेते हैं, वो भी भूलवश समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो लास्ट तक या फिर ये कह सकते हैं कि अंत तक जो है वो इस बात का निर्णय नहीं हो पाता है कि वास्तविकता में वो क्या चीज है जो हमने देखी है। ठीक है, यानी कि ये रस्सी है या सांप है। तो इसलिए इसके अंतर्गत हमारा संदेह अलंकार होगा। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। तब तक के लिए टेक केयर।